Hello friends, welcome to Study Khazana. This is Monica Khurana, your companion to 12th English. Today we are going to teach you the enemy from Vistas. First of all, I must thank you all for believing and choosing me in your crucial yet interesting segment of your life. So guys, we are going to start the enemy, but before this, I just want to say you कि आप लोगों को इंग्लिश मेरे स्टाइल से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. फॉर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डायरी राइटिंग, आर्ट ऑफ डायरी राइटिंग. डोंट गेट डिस्टर्ब. ऐसा नहीं है कि 12th में भी डायरी राइटिंग जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं. एक्चुअली हमारे 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब हमारे लाइफस्टाइल क्लासेस को बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी ग्रूमिंग को बहुत इंप्रूव करते हैं. इसलिए ये डायरी एक ऐसी आर्ट है जो आप लोगों को अपने अंदर इंकलकेट करनी है. डायरी में आप जब मेरे तरह से लिखेंगे तो दो चीजें आपने वहां पर मेंशन करनी है. सबसे पहली चीज, हमारा हर चैप्टर डायरी बेस्ड होगा. वो डायरी में आप लोगों को कुछ टास्क मैं अपनी हर एक स्लाइड में दिया करूंगी और आप लोगों को वो टास्क बहुत अच्छे से, बहुत ऑनेस्टली उन टास्क को परस्यू करना है. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायरी जब आप लिखेंगे, इस डायरी को लिखने के लिए आपको रात को जब आप एग्जैक्टली सोने जा रहे हैं, यस आई मीन टू से सोने जा रहे हैं, ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं या वीडियो गेम में हैं, उससे 5 मिनट पहले आपने अपनी डायरी उठानी है. उसमें आप सबसे पहले ये मेंशन करेंगे कि व्हाट इज योर मूड टुडे. राइट? आप लोगों को समझ आएगा कि हैप्पीनेस, सैडनेस, इसके अलावा भी 2 से ज्यादा वर्ड्स होते हैं हमारे जो हमारे मूड को डिफाइन करते हैं. एंड after mentioning that mood, you just have to focus on yourself, introspect, like what have you done all day. ठीक है? जब आप पूरा अपने आप को वॉच करेंगे साइलेंटली, तब आपको समझ आएगा कि where I was wrong, where I was right. जहां आप सही थे अपने आप को अप्रिशिएट करें, जहां आप गलत थे वहां अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें. तो उसके बेसिस पे इफ यू वांट टू राइट क्या पूरे दिन में आपके साथ हुआ, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है? जब पूरा आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो डायरी का जो एंड होगा वो 2 नोट पे होगा. सबसे पहली चीज आपको ग्रैटिट्यूड मेंशन करना है. ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट थैंकिंग नेचर. ठीक है? व्हेन आई से नेचर, इट इज ऑल अबाउट गॉड, नेचर, सुप्रीम पावर, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं. ठीक है? सेकेंड थिंग, आपका लेसन. नाउ डोंट से मी मैम लेसन जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्या वो होना चाहिए? हमारी लाइफ हमको रोज 20 से 25 लेसन देती है गाइस. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेसन अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. तो एक लेसन उठाइए जो आप समझते हैं आप में कमी है और उस लेसन को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए. बट मेक श्योर रोज डायरी में आपका जो लेसन है और जो ग्रैटिट्यूड है वो रोज नया होगा. पेरेंट्स को थैंकफुल होना या मेरे घर को थैंकफुल होना या 4 चीजें अपने सिबलिंग्स के बारे में बोलना, आप तीसरे दिन बहुत इजीली कन्विंस हो जाएंगे कि मैम मेरे ग्रैटिट्यूड खत्म हो गए. नो, देयर आर लिस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड्स. ओके? लाइक आप बैठे हैं और आप स्पेक्स लगाते हैं तो उसी के लिए थैंकफुल हो जाइए जिसने स्पेक्स का इशू या स्पेक्स को इन्वेंट किया. और इस तरह से आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड्स मिलेंगी जो आप मेंशन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर चैप्टर, दैट इज द एनिमी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनिमी? जस्ट थिंक अबाउट एनिमी. व्हाट इज इट ऑल अबाउट? एनिमी जो हमारे अंदर है, एनिमी जो हमारे बाहर है. राइट? तो यहां पर जो चैप्टर है हमारा वो डिस्कस कर रहा है जापान और अमेरिका की एनिमिटी को. इट इज लाइक इंडिया पाकिस्तान एनिमिटी. ठीक है? ये एक ऐसी स्टोरी है एक डॉक्टर की जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ प्लस अपने पेट्रियोटिज्म में कंफ्यूज हो चुका है. ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट. Okay, enemy is very beautiful chapter. Predicaments of relationship, इसमें आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी चैप्टर्स हमारे पास हैं उनमें वैल्यूज बहुत है बच्चों. जब
इंग्लिश एक स्टोरीज बेस्ड है बेटा। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखने जाते हैं वो सबका सब स्टोरी बेस्ड होता है, ठीक है। स्टोरीज से हमें क्या मिलता है? वैल्यूज। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मार्क्स, आपको लाइफ में जो तैयार होना है वो वैल्यूज के लिए होना है। एंड 12th CBSE इज वेरी सक्सेसफुली वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस फील्ड कि उसने इस तरह के चैप्टर्स आप लोगों को लॉन्च करे जिनमें बहुत सारी वैल्यूज है। द एनिमी में जब हम बात करनी शुरू करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट होता है सदाओं के एक सॉलिटरी व्यू से, जहां पर वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है अपने पास्ट को लेकर। नॉस्टैल्जिक मीनिंग कि थोड़ा बहुत वो अपनी पास्ट को सोच रहा है। लाइक इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। आप सब जानते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होते हैं? जब नेशनल लेवल पे वॉर होती है उस समय जो हमारे प्रिजनर्स कैद कर लिए जाते हैं, जो हमारे सोल्जर्स कैद कर लिए जाते हैं, वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाते हैं। और हर किसी कंट्री के लिए प्रिजनर ऑफ वॉर एक ट्रेटर की तरह रहता है, और जापानीज इस मामले में बहुत रुथलेस हैं। तो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उनके यहाँ पर काफी टाइम तक रहा, और किसी तरह somehow he managed himself to escape from there। जब वो वहां से भाग कर आया तो किसी तरह वो पहुंच पाया डॉक्टर सदाओ के घर के सामने, जो कि बिल्कुल बीच पे था। वॉश्ड अशोर, दैट मीन्स बिल्कुल किनारे पर वो पहुंच पाया। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? अब डॉक्टर सदाओ के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उसे पेट्रियोटिज्म उसके लिए इंपॉर्टेंट है या उसके लिए उसका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। आप ये सब जानते होंगे बेटा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ डॉक्टर हिपोक्रेट्स पे बेस्ड है, जो जिन्होंने मेडिसिन को इन्वेंट किया था। उससे पहले ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से किए जाते थे, जैसे कि ड्रीम्स के थ्रू, टेम्पल्स के थ्रू, वेड्स के थ्रू। जो हिपोक्रेट थे उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को अवेयर किया मेडिसिन के बारे में, ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उन्हीं की ओथ दिलाई जाती है सबको। और उसी ओथ के चलते एक डॉक्टर के सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट को ही ट्रीट करे। उसका ना कोई जेंडर है, ना कास्ट है, ना क्रीड है, ना ही कोई नेशनैलिटी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता वो अपने पेशेंट के साथ। पेशेंट इज पेशेंट। Now let's see what happens. Chapter starts with nostalgic nature of Dr. Sadao. He is enjoying his moment of solidarity. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. बचपन की यादें आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डॉक्टर सदाओ भी अपने घर के बाहर खड़े होके अपने बचपन को याद कर रहे हैं। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. Pines आप सब समझते हैं, जो बेलें होती हैं और पेड़ पौधे जो लगे रहते हैं। जापान काफी ग्रीन है इस मामले में, और उन्होंने उन पाइन्स को देखना शुरू किया, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। पाइन्स पूरे घर से लिपट चुकी हैं बेलें। As a boy, Sadao had climbed the pines, तो he is feeling very happy कि मैं पाइन से इस तरह से खेला करता था, या और चीजें उसको याद आ रही हैं। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा हमारा चाइल्डहुड किस तरह का पहले के लोग जिया करते थे। आजकल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कभी नेचर को एंजॉय करके देखो, बहुत मजा आता है उसमें, और आप उन्हीं रियल हैप्पीनेस को मिस करते हो रादर ये जो स्मार्टनेस वाली चीजें हैं। आई नो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट जो नेचर की जो जरूरत है, जो नेचर ने हम सबको दिया, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ वैल्यू चाइल्डहुड से शुरू हुई। एक चाइल्डहुड जो है वो बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है किसी की भी लाइफ का। as he had seen men do in the South Seas when they climb for coconuts। तो जैसे हमारे साउथ इंडिया में लोग कोकोनट उतारने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, सिमिलरली वो पाइन पे बड़े एडवेंचरस मैनर में ऊपर चढ़ा करता था।
बहुत फ्री चाइल्डहुड था उसका। His father had taken him often to the islands of those seas, और उसके पापा जो थे वो बहुत बार उसको सीज के उन आइलैंड्स पे लेके जाया करते थे जहां बच्चा एंजॉय कर सकता है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारे हिंदी के जितने चैप्टर्स होते हैं उनमें हमें रेंज ऑफ प्लेट्यू, रिवर, माउंटेन ये सब मिलता है, लेकिन आप यूरोपियन ऑथर्स या आप इस तरह के जब दूसरे ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं या तो आपको माउंटेन्स दिखते हैं या आपको बीचेस दिखते हैं, कारण कि वहां पर सिर्फ या तो ओशियन है या फिर माउंटेन्स हैं। और हमारे इंडिया के अंदर वी आर लकी इनफ, हमारे पास बहुत सारी रेंजेस हैं वेदर में भी, ठीक है, और प्लेट्यू से लेके हिल्स तक, डेजर्ट से लेके बीचेस तक हमारे पास सब रेंजेस हैं। His father had taken him often to islands, और वो हमेशा क्या कहा करते थे, to little brave boy at his side। brave boy at his side मतलब ये शो करता है कि उनके पापा के लिए सदाव जो थे वो शुरू से ही बहुत लविंग थे, ठीक है, बहुत अच्छे से उनको वो अप्रिशिएट करते थे, और वो हमेशा उससे क्या कहते थे, those island yonders who can those island yonder they are the stepping stones to the future for Japan। उनके फादर हमेशा उनसे जाके एक बात कहते थे, those island yonder हम किसको बोलते हैं, over there, मतलब जब हमने किसी दूर की चीज को दिखाना होता है तो दिस इज एन एडवर्ब, हम इशारा करके बोलते हैं ओवर देयर, वो आइलैंड देखो दूर, कौन से आइलैंड्स हैं, ये हमारे जापान का स्टेपिंग स्टोन बनेंगे। स्टेपिंग स्टोन माने कि आने वाले टाइम का जो एक डेवलपमेंट होगा जापान का वो यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। यूजुअली जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, और सदाओ अपने पापा की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। वो उन्होंने पूछा, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम कहाँ पापा, यहां से हम स्टेप कहाँ रखेंगे, कहाँ हमारी डेवलपमेंट होगी। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सीरियसली वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि अपने पापा मम्मी के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन है, जब आप उनको बहुत अच्छे मैनर से अंडरस्टैंड करते हैं, उनको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, आप कुछ ना कुछ जरूर बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और वो हमेशा अपने पापा से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता था। तो उसने क्या कहा कि हम यहां से कहां जाएंगे। Who knows, his father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. Please mark this line. This is very, very, very important line of this chapter. I don't know other teachers would say कि आप इसको ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन इस चैप्टर में बेटा आपकी लाइफ का पूरा सार है। एक ही लिमिट है जो हम फिक्स करते हैं, हमारी लाइफ में और कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। Who can limit our future? It depends on what we make it. आप लोगों ने कई मोटिवेशनल क्लासेस के बारे में सुना होगा। Everybody says about thought process. आपके थॉट्स जो हैं that is also energy, you know. आप जहां एनर्जी लगा देंगे आपकी लाइफ वहीं चली जाएगी। तो उनके पापा ने उनको एक बहुत, जिसे हम कहते हैं ना, गुरु मंत्रा ऑफ द लाइफ, उन्होंने उनको दिया। और यहां पर जो सबसे अच्छी बात थी वो क्या थी कि सदाओ ने इस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा कि ये वही चीज है जो हम अपनी लाइफ में कर लें डिफाइन, और कौन हमारे फ्यूचर को बांध सका है। अब आप में से जरा सोच के देखिए कितने लोग, क्या हमारे मम्मी पापा हमें ये बात नहीं बोलते, या हमारे टीचर्स हमको ये बात नहीं बोलते। इसमें कौन बड़ा हुआ, क्या सदाओ के फादर या सदाओ? Think about it, we will talk it later. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ ने अपनी लाइफ में एक एक चीज वो की जो उसके पापा ने बोली थी। देखो यहाँ पर ना दो बातें हैं बेटा समझने वाली। आजकल के बच्चे जनरली ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा अपना मन नहीं है क्या, हमारी चीजें नहीं है क्या, हम नहीं कर सकते क्या, और एक ये कहते हैं कि हमें जो लाइफ में है हमें बनना है, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। लेकिन आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा होता है। लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग अगर यहां पर ध्यान दें तो आप लोगों की एज क्या होगी, जरा आप सब अपने अपने मन में सोच के देखिए। कुछ करीब 16 से 17 साल, ठीक है, इतना ही होगा आपकी एज।
अब आपके जो पेरेंट्स होंगे वो होंगे 45 या 50 की एज में, और सब लकी होंगे 45 या 50 की एज में, सबके मम्मी पापा भी होंगे, ठीक है। और कुछ ज्यादा लकी होंगे तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ होंगे, करीब करीब लगा लीजिए कि 70 के करीब उनकी भी एज होगी, और लकी हुए तो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स। 16 की एज में अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इतने साल का बच्चा हूं, और 45-50 अगर आप मिला दें, 45 भी मिलाएं तो 90 इयर्स पेरेंट का एक्सपीरियंस, और ग्रैंड पेरेंट्स का मिलाएं तो 140 आपके ग्रैंड पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। टोटल एज अगर हम जोड़ें तो ये कितनी बैठती है जाके 230 इयर्स, प्लस आपका 16 तो 246 ईयर। ये आप पे डिपेंड करता है कि 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी मैच्योरिटी लेके चले, या 16 की उम्र में 6 साल के बच्चों जितना ही सोचें। एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, लाइफ में अपने राइट्स को क्लेम करने से पहले हमें हमारी ड्यूटीज का पता होना बहुत जरूरी है। सदाओ इस चीज में बहुत एक्सीलेंट था, उसने अपने पापा की हर बात को बहुत अच्छे से सुना, और आगे जाके उसने क्या डिसीजन लिया कि Sadao had taken this into his mind, as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब किसके फादर मदर जो हैं वो बच्चों के लिए पेन नहीं लेते? किसके फादर मदर? सबके फादर मदर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम एग्जैक्टली लाइफ में सोचना क्या चाहते हैं या समझना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके फादर, जिन्होंने उसके साथ ना कभी जोक प्ले किया, ना ही कभी उसके साथ किसी तरह की कोई भी लाइफ में किसी तरह का, जैसे आजकल हम बोले हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर खेलने में बिलीव करते हैं, आजकल के फादर की इमेजेस भी बदल चुकी हैं, ठीक है। उस समय में जनरली फादर की एक इमेज हुआ करती थी कि उनका काम खाली ब्रेड अर्नर के तौर पे होता था, और उनका काम सिंपली इतना होता था कि बच्चों को जाकर ये समझें तुम्हारा काम क्या है, ठीक है। ओके, सो फिर फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट, एंड ही न्यू, सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। उसको ये अच्छे से पता है कि मेरे पापा स्ट्रिक्ट हैं, जो भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, सबके पापा इसी के लिए करते हैं, ठीक है। दो ही लैंग्वेज है बेटा, या किसी को प्यार आता है या किसी को डांट आती है। अगर आप पीछे का कंसर्न समझ लें मेन क्या है, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स का जो लव है दैट इज अनकंडीशनल, और ये बात सदाओ समझ चुका था। उसे ये पता है कि मेरा जो चीफ कंसर्न है मेरे फादर का, वो एजुकेशन है। उन्हें मेरी पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दो तरह के बच्चे हैं बेटा, एक बोलेगा पढ़ना पड़ेगा तब जाके पेरेंट्स खुश होंगे, ओहो, और दूसरा क्या बोलेगा, बस पढ़ना है और पेरेंट्स खुश। कौन सा एटीट्यूड सही है? कौन सा बच्चा लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है? ऑब्वियसली सेकंड एटीट्यूड। आप अपने आप को साथ साथ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। आप लाइफ में कितना ऊंचा बढ़ेंगे वो आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। और ये जो एटीट्यूड है बेटा, आजकल के बच्चों ने इसको सिर्फ एक चीज तक सीमित कर दिया, ओहो बंदे में बहुत एटीट्यूड है। नो, एटीट्यूड्स आर सो मेनी एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, यू नो, एम्बिशियस एटीट्यूड। किस तरह का एटीट्यूड आप अपने अंदर रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। For this reason he had been sent at 22 to America. अब आप जानते हैं कि जापान और अमेरिका की एनिमिटी इंडिया और पाकिस्तान जैसी थी। अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया जापानीज ने, तो अमेरिका ने, आपने देखा 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके चलते आप आज भी जानते हैं कि जापान में उनकी जो डीएनए है वही चेंज हो चुका है। तो इस पूरे लॉस को वो अपने अंदर से भुला नहीं सकते। उस समय में ये चीजें बहुत एक पीक पे थी, और अपने बच्चे को एक हायर एजुकेशन दिलाने के लिए सदाओ के पापा ने ये डिसाइड किया कि वो अमेरिका जाएगा। ये सदाओ के फादर के पार्ट पे भी बहुत बड़ा डिसीजन था, जो कि हर किसी में इतने गट्स नहीं होते। और सदाओ गया अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड
be learned of surgery and medicine. जितना कुछ भी वो मेडिसिन और सर्जरी से रिलेटेड लर्न कर सकता है, वो सबका सब सीखने के लिए अमेरिका गया। आप जानते हैं कि मेडिसिन में अमेरिका से बेटर कोई प्लेस नहीं है। He had come back at 30, 8 years of life, 8 years of life उसने अमेरिका में दिए। और ये वो एज होती है बेटा जिस एज में पेरेंट्स जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहें। तो जहां फादर का कैरेक्टर स्केच लिखने में आएगा, उनके फादर के बारे में आप एक क्या चीज बताएंगे कि उन्होंने अपना जो प्यार है बच्चे के लिए वो एक बॉन्ड या बैरियर क्रिएट नहीं किया उन्होंने। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि इफ वी लव समवन, इफ वी लव समथिंग, वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए या हम उसको दूर नहीं भेज सकते। तो प्यार के चक्कर में हम सामने वाले की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे उड़ने का मौका भी दें पूरा दुनिया के अंदर। ये सदाओं के फादर से हम सीख सकते हैं और उन्होंने पूरा का पूरा डिवोशन और प्यार अपने बेटे पे दिया और उन्होंने 8 इयर्स के लिए एनिमी कंट्री में अपने बेटे को भेजा। आज जहां एजुकेशन आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे टफ है, सबसे कॉस्टली भी है, उस जमाने में भी यही चीज थी। और he had come back at 30. Before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. यहां पर सदाओ के कैरेक्टर स्केच में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने वाले हैं कि लाइफ में हम सबको जो कुछ मिला है बेटा, हमारी पर्सनालिटी, हमारी चॉइसेस, हमारा माइंडसेट यूजुअली हमारे पेरेंट्स से मिला है। हम उसको ग्रूम करके कितना बिग बना सकते हैं, वो हमारा रिटर्न गिफ्ट होता है हमारे पेरेंट्स के लिए। और यहाँ पर सदाओ ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की ये बात। उनके फादर का ड्रीम सिर्फ इतना था कि ये कुछ बन सके अपनी लाइफ में। उन्होंने डॉक्टर कहा, ये डॉक्टर एज वेल एज साइंटिस्ट बनकर वापस आया। ये अपने आप में सदाओ का अनसेड कमिटमेंट था टुवर्ड्स हिज फादर्स डिवोशन and hard work done for his child's development. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ का जो परफेक्शन एरिया था वो वूंड्स थे, यानी कि जख्म जो होते हैं उनको क्लीन करना, और उनमें एक तरह से मास्टरी अचीव की हुई थी डॉक्टर सदाओ ने। और उस समय वॉर का टाइम था और जनरल की जो कंडीशन थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, तो जनरल के पास डॉक्टर सदाओ जैसा टैलेंटेड डॉक्टर रहना चाहिए। इस वजह से उन्हें वॉर के जो ट्रूप जा रहा था उस ट्रूप के साथ उन्हें नहीं भेजा गया। ऑल्सो he was perfecting a discovery. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. और सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी के लिए जापान रखा गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जब वो इतना परफेक्ट था और इतनी वॉर वहां पर छिड़ी हुई थी तो उसको ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज जनरल वॉज इन द कंडीशन, इन अ वेरी डायर कंडीशन वेयर डॉक्टर सदाओ's प्रेजेंस वॉज मस्ट। उनका प्रेजेंस वहां पर होना बहुत जरूरी था, इसलिए डॉक्टर सदाओ को ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया। साथ साथ आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते जाएं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लाउड्स वर राइजिंग, clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब जैसे जैसे वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं उन्हें और अपना पास्ट डीप याद आता चला जा रहा है। अब ये तो श्योर है कि उनके फादर अब अलाइव नहीं है इस कंडीशन में, तो अब वो अपनी आगे की लाइफ सोच रहे हैं। Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. अब सदाओ जब अपनी गैलरी में या बालकनी में खड़ा होकर ये सब व्यू देख रहा है तो उसी समय उसको बीच से दिखा कि फॉग आ रही है बहुत ज्यादा।
और थोड़े टाइम में फॉग उनके घर को भी ढक लेगी पूरा, तो उसे लगा कि मुझे चलना चाहिए अपने रूम में। और यहाँ पर then he would go into the room where Hannah, his wife, along with his children would be waiting for him. अब उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होगी। इस चीज के चलते सदाओ ने सोचा कि मैं अपने रूम में चलता हूं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। जापानीज गाउन होता है, जनरली आपने गर्ल्स को वेयर करे हुए देखा होगा। सदाओ की वाइफ हाना उस किमोनो में वहां पर ऊपर आई। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग। तो जैसे ही वो ऊपर आई है, एक बहुत वार्मथ एंड लविंग जेस्चर है दोनों का, दोनों साथ खड़े हुए हैं। दैट इंडिकेट्स कि 2 बेबीज के बाद भी दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत वार्मथ एंड लव रिलेशन है। He had met Hannah in America, और वो नॉस्टैल्जिक है, अभी भी याद कर रहा है सब चीजों को। तो वो मिला था हाना से अमेरिका में ही। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. Mark this line. This is a very important line जिसमें आपको कैरेक्टर ऑफ सदाओ भी समझ आता है। और आज की उसमें कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि आज की जो जनरेशन में जो हमारी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है जो यहाँ दिखाई गई है। टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उनके फादर, उन्हें ये अच्छे से पता था कि उनके फादर कभी भी हाना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो लड़की जो है जापानीज नहीं होगी। अमेरिकन को तो किसी हाल में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फादर ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है आप वो समझिए कि वो अपने फादर की हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, हर सैक्रिफाइसेस को, हर प्यार जो एक सदाओ के लिए था, उनका हार्डवर्क जो सदाओ के लिए था, ये उसका डेडिकेशन था अपने फादर की तरफ। फादर के लिए तो वो एक लॉयल और ओबेड सन था ही, लेकिन सेकंड कैरेक्टर जो हमें यहाँ पर नजर आता है सदाओ का, वो क्या है? आप आज की डेट में किसी से भी कोई भी कमिटमेंट करने से पीछे नहीं रहते। आपको ये पता ही नहीं है कि वो कमिटमेंट आप पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। और 12th तो बहुत बड़ी एज है, आजकल तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे 8 to 12 ही रिलेशनशिप्स में बहुत रहते हैं। और ये बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है बेटा, जहां हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आज हमें शर्ट कौन से कलर की पहननी है, वहां आप बहुत जल्दी रिलेशंस को समझना शुरू कर देते हैं। गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन पहले अपने ऊपर आप भरोसा तो लाइए। और लाइफ में सबसे बड़ी सिन जिसे मैं अपनी नजरों में कहती हूँ वो क्या है कि एक इंसान को वो उम्मीद देना जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, वो किसी भी सिन से सबसे बड़ी सिन है। यहां इसे पता था कि मेरे पापा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाना को, अगर वो अमेरिकन निकली या मिक्स्ड रेस से निकली। मतलब दोनों में से एक भी जापानीज हुआ, एक अगर जापानीज नहीं हुआ फादर या मदर में से, वो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने अपने आप को रोका, इसे बोलते हैं कैरेक्टर। आजकल जनरली बच्चे जो हैं वेस्टर्नाइजेशन को एप कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि इमोशंस के आगे या किसी चीज के आगे आप नहीं अपने आप को देख सकते। बट हमारा इंडियन जो एक कस्टम है वो हमको कैरेक्टर बिल्ड करना सिखाता है। कैरेक्टर बिल्ड करना क्या बात है कि जहां पहले आप श्योर नहीं है जिस चीज को लेकर, आप अपनी लाइफ के लिए श्योर नहीं है, आप किसी और को वो उम्मीद कैसे दे सकते हैं? हाना को उसने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होने दिया और उसने पूरा वेट किया कि उसे पता चलना चाहिए कि वो जापानीज है या नहीं। यहाँ वैल्यू क्या है? यहाँ वैल्यू सिंपली इतनी है कि जब तक आप श्योर नहीं है किसी चीज के लिए, दूसरे को वो उम्मीद ना दें जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि शायद वो डरपोक था या कुछ और था, नहीं, वो डरपोक बिल्कुल नहीं था। यहाँ उसके लिए लव फॉर हाना वाज लेस देन द लव फॉर हर हिज फादर। अपने पापा के जो एक सैक्रिफाइसेस थे वो उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते थे एज कम्पेयर टू हाना, क्योंकि वो एक नया रिलेशन है उसकी लाइफ में और वो वेट कर सकता है। अभी वहां पर उसको भूलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपने फादर को उसने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक सिचुएशन होगी।
He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. और आज की डेट में वो ये सोचता है कि अगर हना मेरी लाइफ में ना होती तो शायद कोई भी मेरी लाइफ में ना होता, या कौन होता और किस तरह से बाय चांस मैं एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में उनसे मिला जहां मेरा जाने का भी मन नहीं था। तो सिचुएशंस कभी कभी क्या हो जाती हैं, एक टर्निंग पॉइंट लेके आती हैं। हमारी लाइफ का कोई भी मोमेंट कब एक बिग टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए हमें नहीं पता होता। तो टेक एवरी मोमेंट एज अ टर्निंग पॉइंट। कब वो टर्निंग पॉइंट एक ग्रैंड टनल की ओपनिंग कर देगा आपको नहीं पता चलता वो। और हिज फादर, the professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. जो प्रोफेसर थे अमेरिकन प्रोफेसर, वो और उनकी वाइफ जनरली ये बच्चों को शो करते थे कि हम आप पर एक तरह की काइंडनेस दिखा रहे हैं, वो गेट टुगेदर करते रहते थे। हालांकि बच्चों को उनकी कंपनी इतनी पसंद नहीं आती थी, स्टिल वो लोग उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके चले जाते थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. इतने छोटे छोटे कमरे, इतना बुरा खाना, और प्रोफेसर की जो वाइफ थी बहुत वॉल्यूबल थी, बहुत बोलने वाली, बहुत लाउड, अपनी बातों को बहुत एक सामने वाले पर्सन को ये जतलाना, आई एम द वन, आई एम द वन, उस एटीट्यूड से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था डॉक्टर सदाओ। स्टिल बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. यहाँ पर आप डॉक्टर सदाओ के कैरेक्टर स्केच में वो पेशेंस भी मेंशन कर सकते हैं, वो इमीडिएट स्टेप लेने वाली फीलिंग भी नहीं है, और लव एट फर्स्ट साइट आप कह सकते हैं, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आप अपने पेशेंस गवा दो, या आप बिना किसी एक फ्यूचर के आप कहीं भी किसी के साथ कोई भी रिलेशन क्रिएट कर लो। ये डॉक्टर सदाओ की पर्सनालिटी से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. That means that love and spark has not lost. वो चीज जहां आजकल में हम देखेंगे कि लव मैरिजेस हार्डली 6 months भी नहीं देख पाती है लाइफ के अंदर, यहाँ इनके 2 बेबीज हो चुके हैं और कितना टाइम हो चुका है, स्टिल दे आर शेयरिंग गुड रिलेशनशिप with each other, even though they had been married years enough to have the 2 children. तो एक बड़ी अच्छी फैमिली है इनकी, प्यारी फैमिली है, 2 बच्चे भी हैं, for they had not married heedlessly in America. बहुत पेशेंस वाला यूथ था बेटा। यूथ जो है ना हमेशा रिबेलियस होता है। आप ये यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि वो पुराना था तो उनमें पेशेंस होगी, नहीं, हर यूथ रिबेलियस होता है। ये बात सिर्फ आपकी रूट्स की है, आपके कल्चर की है, आपके कस्टम्स की है, आपके लव की है, आपके डिवोशन की है, कि कोई भी एक रिश्ता आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि आप उस रिश्ते को भूल जाएं जिसकी वजह से आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपका कोई भी एक लेवल जो लाइफ में आप जो बने हैं, आपके पेरेंट्स से कोई भी रिश्ता आप बिल्कुल स्वाइप नहीं कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और सदाओ जैसा फादर हो तो बेटे को सदाओ जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। They had finished their work at school and had come home to Japan when his father had seen her. The marriage had been arranged in old Japanese way. अब आज की डेट में क्या होता है बेटा, हर कोई ये चाहता है कि बात मेरी माननी चाहिए, मेरी माननी चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कहाँ आती है, जहां पर हम अपनी ओपिनियंस को मेजर बताते हैं। दैट मीन्स आज आप जितने भी कोर्ट केस उठा के देखेंगे तो लाइफ जितने भी केसेस आपको मिलेंगे उनका सिर्फ एक ही रीजन आपको मिलेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ठीक है। हम सबकी ओपिनियंस अपनी अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ओपिनियन नहीं माने तो आप गलत हो गए, ठीक है, या मैं आपकी ओपिनियन नहीं मानूं तो मैं गलत हो गई। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। यहाँ पर अगर सदाओ ऐसा है तो उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। हाना ने बहुत कूलली इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि हमें तो साथ रहने से मतलब है, जिसमें हमारे पेरेंट्स खुश
वो खुश। उन्होंने वहां जल्दबाजी में शादी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ आए, पूरे जापानीज स्टाइल में सब कुछ अरेंज किया, और फिर उन्होंने ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग बिफोर हैंड, दोनों की, देखो दो लोग हैं, कोई एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। व्हेन आई से रिलेशन, रिलेशन इज फ्रेंड्स, कपल्स, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपका बिजनेस और कस्टमर का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज एवरीथिंग, यू नो। व्हेन विल आई यूज रिलेशन, आप रिलेशन को एक टर्म पे मत लेके जाइएगा। रिलेशन हर एक चीज को कहते हैं जहां दो लोगों में कंपेनियनशिप है, ठीक है। वो किसी स्ट्रेंजर्स में भी हो सकती है। वो आप एक मेट्रो में बैठे हैं तो आपका ट्रस्ट है मेट्रो ड्राइवर पे कि वो सेफली पहुंचा देगा आपको। तो रिलेशन इज ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। दोनों में बहुत अच्छे से बात हो चुकी है, दोनों को ये पता है हमें साथ रहने से मतलब है, तो बड़ों की फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया जाए, ठीक है। यहां पर जो बात सिखाई गई वो सिंपली इतनी कि सदाओ की नजरों में अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ हाना की भी वो इक्वली रिस्पेक्ट करता है, और हाना भी उसकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। आगे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे अगर हाना उसकी लाइफ में नहीं होती तो रियली वो जो ये सोचता है कि मैं क्या करता, वो वाकई कुछ नहीं कर सकता था। They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. So it's a loving gesture, you know. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. ठीक इसी मोमेंट पे दोनों ने कुछ देखा, वहां पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा, शेडो सा जो पानी से बाहर आ रहा है, और मिस्ट, मिस्ट आप समझते हैं कि धुआं, फॉग। It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. मतलब किसी तरह से जैसे एकदम से उछल के आया हो, जैसे वेव्स फेंक देती हैं एक इंसान को शोर पे, तो किसी तरह से एकदम जैसे किसी ने धक्का देके उसको शोर पे या बीच पे, साइड पे, किनारे पे डाल दिया हो। He staggered a few steps. थोड़ा सा उसने उठने की कोशिश की, चलने की कोशिश की, लड़खड़ाया, लेकिन वहीं गिर गया। His body outlined against the mist, and it seemed his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him again. फिर से वो धुएं में गुम हो गया, और Hannah cried. She dropped Sadao's hands and they both leaned over the railing of the veranda. तो वेरांडा में खड़े थे, दोनों झुके हुए थे वहां पर, देखकर एकदम now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. किसी तरह उसने क्रॉल, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं घुटनों के बल चलना, क्रॉलिंग की कोशिश की। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर वो वहीं गिर गया और वहीं लेटा रह गया। That means उसमें एनर्जी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था। आज का हम ये नोट यहीं तक रोकेंगे, बिकॉज इसके बाद कौन था वो पर्सन और किस तरीके से उसके साथ डील किया गया, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आज का टास्क आप लोगों का ये रहेगा कि एक तो आप डायरी में जब आप अपना पूरा ग्रैटिट्यूड और लेसन के साथ मेंशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीडिंग्स जो अभी तक हमने किया, उससे आप अपने लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे जो सदाओ के फादर ने उसको सदाओ को कहा था, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर। तो आज आप अपनी लिमिटेशंस की लिस्ट बनाएंगे डायरी में, 10 लिमिटेशंस जो आपको अपना बेहतर परफॉर्म करने से रोकती हैं। ऐसी कौन सी लिमिट है जो आप अपने लिए सोचते हैं, और एक उस लिमिट का आंसर आप अपने आप को देंगे। सेकेंड थिंग जो आप यहाँ पर करने वाले हैं वो ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड दिखे, या फिर फादर का कैरेक्टर स्केच तैयार करेंगे, और डॉक्टर सदाओ के जितने भी पॉइंट्स अभी तक आप याद कर पा रहे हैं उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। आज हमने सिंपली इतना किया कि डॉक्टर सदाओ और उनके फादर का रिलेशनशिप, हाउ हाना हैड एंटर्ड इनटू हिज लाइफ, सडनली नॉस्टैल्जिक नेचर से जो वो प्रेजेंट में अब एंटर हो रहा है, उस समय ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसके थ्रू वो एकदम से परेशान हो गया कि कौन आया है वहां। That we will see into next slide. So on this note, I, Monica Khurana, take your leave.
Thank you very much for listening patiently and being with me till now. Thank you so much.